Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video series lecture, we are talking about the some objective question which is very important for your AK2 semester examination. So today we are discuss about the objective question based on your special electrical machine, and I will cover the syllabus of unit 1 first. So let's start one by one. So what is the first question? The first question is, when the induction motor run faster than the synchronous speed, the induction motor run as, it means आपका इंडक्शन मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड से भी तेज रन कर जाता है तो उस इंडक्शन मोटर है वो किस तरह से रन करेगा. So you have a four option: asynchronous generator, induction generator, synchronous motor, and such condition is not possible. So its option is induction generator. Obviously induction generator. देखिए अगर इंडक्शन मोटर आपके सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रन करता है तो एज इंडक्शन मोटर रन करेगा. अगर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है तो इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो सिंक्रोनस मोटर होगा या सिंक्रोनस जनरेटर होगा. लेकिन अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे रन करता है तो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा तभी रन करेगा जब वो इंडक्शन जनरेटर होगा. इसको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी इसकी स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आप इंडक्शन मशीन की देख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, द इंडक्शन जनरेटर इज, जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड मशीन है या सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है? दोनों है या दोनों नहीं है? तो जो आपका इंडक्शन जनरेटर है वो देखिए वो आपका सेपरेटली एक्साइटिंग मशीन है. सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होने का मतलब क्या होता है कि इंडक्शन जनरेटर को हम बाहर से सप्लाई देते हैं, है ना, उसके एक्साइट होने के लिए. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए इंडक्शन जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो पावर तो जनरेट करता है लेकिन उसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है एक्साइटेशन के लिए, यानी वो क्या करता है, रिएक्टिव पावर बाहर से लेता है और एक्टिव पावर देता है. इट मींस इट विल सेपरेटली एक्साइटिंग इंडक्शन एक्साइटिंग सिस्टम इज द सेपरेटली एक्साइटिंग. थर्ड वन क्या है देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडक्शन जनरेटर, यानी इंडक्शन जनरेटर के केस में कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो सही नहीं है. तो पहला क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड. तो क्या इंडक्शन जनरेटर का को सिंक्रोनाइज करना जरूरत है? पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है, इंडक्शन जनरेटर आर मोर सुटेबल फॉर हाई स्पीड, यानी इंडक्शन जनरेटर हाई स्पीड के लिए अच्छा होता है. Next, with the help of excitation supply and frequency, the voltage and frequency of induction motor are controlled. And last one, the construction is right for rotating part. तो देखिए इंडक्शन किसी भी कभी भी इंडक्शन मशीन होगा तो उसको सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कभी भी सिंक्रोनस मशीन को होती है, इंडक्शन मशीन को नहीं होती है. तो इंडक्शन जनरेटर के केस में भी किसी तरह की कोई सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है लॉकिंग ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स टू द रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई लॉकिंग की प्रक्रिया, कोई भी लॉकिंग का इस तरह का कंडीशन इंडक्शन जनरेटर के केस में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा. ऑप्शन बी क्यों गलत है? लिखा हुआ है देखिए, इंडक्शन जनरेटर मोर सुटेबल फॉर हाई स्पीड. तो ऑब्वियसली हाई स्पीड के लिए ये नहीं होता है. आपको पता है कि इसकी स्पीड जो होती है, अगर ये मोटर है तो इसकी स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है. और हाई स्पीड के लिए जितने भी आपके पावर सिस्टम आप देखते हो तो जनरली आप यूज करते हैं सिंक्रोनस मशीन. सी ऑप्शन है कि विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल. बिल्कुल भी ऐसा ऐसा नहीं है कि आप एक्साइटेशन की सप्लाई और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हो. अगर इंडक्शन मोटर को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या VYF कंट्रोल करना पड़ेगा और इस तरह की कोई कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, तभी आपके ये इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन आपके गोइंग टू बी कंट्रोल. लास्ट ऑप्शन है, द कंस्ट्रक्शन इज रग्ड फॉर रोटेटिंग पार्ट. तो इसका कंस्ट्रक्शन उतना रग्ड नहीं होता है ड्यू टू द स्लिपरिंग असेंबली. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर आर, यानी हम इंडक्शन जनरेटर को कहाँ कहाँ पे आप जनरली यूज करते हैं. तो आपके पास ऑप्शन है, पहला कि रेलवे में आप ब्रेकिंग पर्पज के लिए इसका यूज करते हैं. दूसरा है इसका बिंड मिल के लिए यूज करते हैं. तीसरा ऑप्शन इसका है ड्रिलिंग मशीन के लिए. किस ऑप्शन के लिए आप यूज करेंगे, या ये भी दो ऑप्शन है आपके पास, किस मशीन के लिए आप इसको यूज करेंगे. तो जो आपका इंडक्शन जनरेटर होता है उसको हम यूज करते हैं विंड मिल के लिए,
के लिए और रेलवे ब्रेकिंग पर्पज के लिए, ड्रिलिंग मशीन के लिए यूज नहीं करते हैं। देखिए इन ये बोला है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर, जनरेटर की बात कर रहा है। ड्रिलिंग मशीन में मोटर यूज होता है ना, मोटर कौन सा यूज होता है वो अभी डिस्कस कर पॉइंट नहीं है, लेकिन यूज क्या होता है, मोटर यूज होता है, जनरेटर यूज नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन, अभी आपने देखा कि विंड मिल, जब भी विंड मिल एक सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है इंडक्शन जनरेटर का, याद करने वाली बात है कि वो विंड टरबाइन में यूज होता है, विंड मिल में यूज होता है, तो विंड मिल इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन है कि रेलवे ब्रेकिंग पर्पज। तो देखिए जब भी आपको ब्रेकिंग लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि जो इंडक्शन अगर मोटर यूज कर रहे हैं रेलवे में तो उसकी स्पीड क्या हो, सिंक्रोनस से ज्यादा हो, तो एज ए वो बिहेव करने लगे जनरेटर। तो उस हिसाब से आप रेलवे की ब्रेकिंग पर्पज में भी आप इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। तो दो ऑप्शन ए और बी सही है, और ओवरऑल आप देखोगे तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन है कि इंडक्शन जनरेटर कैन जो होता है वो कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, कैन वर्क इन आइसोलेशन, शुड वर्क इन पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर एंड एनी वन ऑफ द मेंशन। कह रहा है कि जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो आइसोलेशन में वर्क करता है, आइसोलेशन में वर्क नहीं करता है, और शुड वर्क पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर और एनी ऑफ द, क्या इसमें सही होगा। तो देखिए जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो पैरेलल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करता है। कैसे ये बात आप समझिए, देखो आपने कहा कि इंडक्शन मशीन का जो एप्लीकेशन होता है वो विंड टरबाइन के केस में होता है। तो अगर विंड टरबाइन के केस में आप इसका एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि आप पावर ग्रिड से अगर आप कनेक्ट करोगे तो विंड मिल को भी आप कनेक्ट करोगे पावर सिस्टम के साथ, और सारे सोर्सेस कनेक्ट होते हैं पैरेलली। तो अगर सारे सोर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं, आप विंड मिल को भी कनेक्ट कर रखे हो, और बाकी जो सोर्सेज होते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर से पावर लेते हैं, इट मींस यू हैव टू कनेक्ट पैरेलल विद द सिंक्रोनस जनरेटर। What is the sixth question? A self-excited induction generator, सेल्फ एक्साइटेड जो इंडक्शन जनरेटर होता है उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पहला है मस्ट हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, सेकंड वन कैन हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, नेक्स्ट वन शुड हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक एंड एनी ऑफ द मेंशन। कह रहा है कि अगर सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर है तो क्या होना चाहिए। तो अभी इसके पहले हमने देखा कि इंडक्शन जनरेटर होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड होता है, वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंडक्शन जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड बनाया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, एक्साइटेशन देना है, किसको देना है, इंडक्शन जनरेटर को देना है। कैसे देना है, सेल्फ देना है या अंदर से देना है। अंदर से देना है यानी आपको क्या जरूरत है, आपको एक सोर्स की जरूरत होगी जिस सोर्स के थ्रू हम एक्साइटेशन देंगे। इसका मतलब वो सोर्स कौन सा हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कंफर्म है, इट मस्ट बी स्टैटिक बैंक, कैपेसिटर बैंक। तो आपको जो स्टैटिक कैपेसिटर बैंक होगा उसका यूज करना जरूरी है अगर आप सेल्फ एक्साइटेशन करोगे। क्योंकि अगर आप सेल्फ एक्साइटेशन करते हो, कैपेसिटर बैंक नहीं देते हो, तो हाउ इट विल पॉसिबल टू एक्साइटेशन, एक्साइटेशन नहीं होगा तो फिर ये पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, बाकी कोई प्रिंसिपल इस पे काम नहीं करेगा। सातवां ऑप्शन है फॉर एन इंडक्शन मोटर टू वर्क इन आइसोलेशन इट शुड हैव, है ना। इंडक्शन मोटर को अगर आइसोलेशन वर्क करना चाहते हो तो इसमें क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स, लीडिंग रिएक्टिव पावर सोर्स, लीडिंग रिएक्टिव पावर सिंक एंड एनी ऑफ द मेंशन। तो इसका तो ऑप्शन ए हमने लगा दिया था, और इसका भी ऑप्शन आपका ए है कि इंडक्शन मोटर अगर आप चाहते हो कि आइसोलेशन में वर्क करे तो इसके पास लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स होना चाहिए। क्योंकि इंडक्शन मोटर क्या करेगा, वो आइसोलेशन मतलब इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, इंडिविजुअल वर्क करना यानी उसके वाइंडिंग को आपको मैग्नेटाइज करना है, और मैग्नेटाइज करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और स्पेशली लैगिंग रिएक्टिव पावर, इट नीड द लैगिंग रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर। द मैग्नेटाइजिंग कर्व इन द इंडक्शन जनरेटर वर्क इन आइसोलेशन हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग कर्व होता है इंडक्शन जनरेटर का, वर्क जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सिमिलर किसके होती है, डीसी सन जनरेटर, डीसी कम्युलेटिव फील्ड जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल अदर विदाउट। तो ये बिल्कुल आपको कैरेक्टरिस्टिक वाले सेक्शन में ये बात बताई गई है कि जो भी आपका इंडक्शन जनरेटर होता है, इंडक्शन जनरेटर डीसी सन जनरेटर की तरह उसकी मैग्नेटाइजिंग का कैरेक्टरिस्टिक होती है। 9th ऑप्शन है कि इफ द रेसिडुअल फ्लक्स इज एब्सेंट इन द रोटर आयरन देन आइसोलेशन इंडक्शन जनरेटर। कह रहा है कि अगर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होगा तो आपका इंडक्शन जनरेटर जो होगा वो क्या, उसके रन का क्या है, उसका ऑप्शन क्या है। तो देखो
मैंने कहा कि इंडक्शन जनरेटर को आपको बाहर से एक्साइटेशन चाहिए, बाहर से एक्साइटेशन नहीं हो तो सेल्फ एक्साइटेशन कैपेसिटर बैंक से दो, दोनों नहीं कर सकते हो। अगर आइसोलेटेड तरीके से आप लोग काम करना चाहते हो, आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, आप केवल वही यूज करो और कोई यूज नहीं करो। अगर इसके साथ कुछ और करते तो ये क्या करता है, पावर ग्रिड से सप्लाई लेके एक्साइट हो जाता, एक्साइट होकर ये सप्लाई देता। लेकिन अगर ये आइसोलेशन में यानी अकेले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बाहर से सप्लाई भी नहीं ले रहा है, आपका कैपेसिटर बैंक भी नहीं लगा रहे हो, और अगर इसके पास रेसिडुअल मैकेनिज्म नहीं है, रेसिडुअल मतलब कि उसमें मैग्नेटिक की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रन। नॉट रन का मतलब आप प्राइम मूवर को घुमाते रह जाएंगे, जनरेटर सप्लाई को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका रेसिडुअल वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि वोल्टेज बिल्डअप इन एन आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर डिपेंड ऑन, जो वोल्टेज बिल्ड होता है आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर को किस पे डिपेंड करता है। तो पहला होता है कैपेसिटर बैंक वैल्यू, दूसरा होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द रोटर आयरन, नेक्स्ट होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द स्टेटर आयरन। तो देखिए रेसिडुअल, पहला तो कैपेसिटर बैंक हमने ऊपर देखा है, होता ही होता है। नेक्स्ट होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रोटर आयरन। कभी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रोटर पे होना चाहिए, क्योंकि रोटर पे जो फ्लक्स होगा वो स्टेटर पे लिंक करेगा, वहां फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और वो सप्लाई को जनरेट करेगा। स्टेटर पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने का कोई मतलब नहीं है, रोटर पे होना चाहिए, क्योंकि रोटर को आप रोटेट कर रहे हो, वहां पे रोटेटिंग पार्ट है, वहां पे फ्लक्स होगा तो वो स्टेटर से लिंक कर रहा होगा, तो स्टेटर से फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो उसमें फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और आपका मशीन एज ए जनरेटर बिहेव करने लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है वोल्टेज ऑफ एन एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट बी कंट्रोल। ये क्वेश्चन 11 के दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है कि जो वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर है वो कंट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कैन बी कंट्रोल। तो पहला ऑप्शन ये कर रहा है कि जो वोल्टेज है एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर का वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर की वो कंट्रोल हो सकती है। तो देखो वोल्टेज जो है वो एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर की यू कैन कंट्रोल द वोल्टेज, अगर एक्सटर्नली एक्साइटेड की है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो जो आप उसको सप्लाई को दे रहे हो वहीं से कंट्रोल होगी, और वोल्टेज को क्या करोगे आप कंट्रोल करके, प्राइम मूवर की स्पीड वगैरह कंट्रोल करके यू यू कैन कंट्रोल द वोल्टेज। एक्सटर्नली आप कंट्रोल कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन ए सही है। वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू बी फॉल्स। नेक्स्ट आप देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज द या व्हाट इज आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंडक्शन जनरेटर इन रियल टाइम सिस्टम। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडक्शन जनरेटर की? तो आप उसमें देखेंगे ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि इट नीड्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, दूसरा इफेक्टिव एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी पुअर, सी ऑप्शन कह रहा है कि इट कैन वर्क इन लीडिंग पावर फैक्टर ओनली। तो ये कह रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए पहला ये कह रहा है कि इट नीड्स अ डिजायरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर। देखिए मैंने कहा ना इंडक्शन जनरेटर बाहर से रिएक्टिव पावर लेता है, इसीलिए वो क्या करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है तो बाहर से रिएक्टिव पावर लेता है, तो ऑब्वियसली वो बाहर से रिएक्टिव पावर लेता है, यानी जब तक बाहर से आपको रिएक्टिव पावर नहीं दोगे, या तो आप कैपेसिटर बैंक से दे दो या तो आप किसी ग्रिड से कनेक्ट करके दे दो, इसका मतलब आपको बाहर से इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, तो ये तो इसकी नुकसानदायक है। दूसरा इफिशियंसी इज नॉट टू गुड, इफिशियंसी अच्छी नहीं होती है, और ऑब्वियसली इसकी इफिशियंसी कम होगी ऑन द कम ऑन कंपेयर टू सिंक्रोनस मशीन। और सी ऑप्शन होगा इट कैन वर्क इन लीडिंग पावर फैक्टर लोड, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर के लोड पे ही वर्क आता है। इसका मतलब ये दिए हुए सारे ऑप्शन सही हैं, और ये सारे जो है ऑप्शन ये जो सारे जो है है सी आपको लगता है सही है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। ये दो ट्रू ट्रू फॉल्स के दो क्वेश्चन है कि इंडक्शन जनरेटर इज सेल्फ एक्साइटेड मशीन, ठीक है, तो नहीं, ये तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इंडक्शन जनरेटर कैन वर्क इन लीडिंग रिएक्टिव पावर, बिल्कुल सही है, ये भी हमने ऊपर देखा, ये वर्क यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लीडिंग रिएक्टिव पावर में कंडीशन में आपका इंडक्शन जनरेटर जो होगा वो काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन फील्ड वेयर द इंडक्शन जनरेटर कैन बी वर्क। इंडक्शन जनरेटर सबसे ज्यादा वर्क कहाँ पे होता है? तो विंड पावर सिस्टम में। हम लोग सुबह बहुत शुरू से देखते हैं विंड पावर एप्लीकेशन में आप इंडक्शन जनरेटर को यूज करते हैं। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है इफिशियंसी ऑफ द मोटर में, तो आप सिंपली इफिशियंसी ऑफ मोटर का फॉर्मूला यूज करिए, जिसमें फुल लोड इफिशियंसी दी है, मैक्सिमम इफिशियंसी दी है, और आपको निकालना वहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको करके देखेंगे, नहीं होता है कमेंट बॉक्स में आप करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है टू थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर आर आइडेंटिकल इन all respect except the fact that the slot depth in machine B is more than that of machine A. So machine B is compared to the machine A will have
ये कह रहा है कि तीन फेज के दो स्क्वायरल केस इंडक्शन जनरेटर बिल्कुल आइडेंटिकल इंडक्शन जनरेटर हैं हर तरीके से। क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? दैट द स्लॉट डेप्थ इन मशीन बी, केवल जो स्लॉट का डेप्थ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो स्लॉट स्लॉट डेप्थ ऑफ मशीन बी का है वो ज्यादा है ऑन कंपेयर टू मशीन ए के। तो मशीन बी जो हुआ कंपेयर टू मशीन ए में क्या डिफरेंस होगा? क्या क्वेश्चन है कि दो थ्री फेज के स्क्वायरल के इंडक्शन जनरेटर हैं, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। डिफरेंस क्या है कि स्लॉट मशीन बी का जो स्लॉट डेप्थ है वो ज्यादा है ऑन कंपेयर टू स्लॉट डेप्थ ऑफ मशीन ए। तो पूछ रहा है कि मशीन बी कंपेयर टू मशीन ए में क्या चेंजेस होगा? तो ऑप्शन ए है लेस पुल आउट टॉर्क एंड बेटर पावर फैक्टर, मोर पुल आउट टॉर्क एंड बेटर पावर फैक्टर, और लेस पुल, ये ऑप्शन है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि लेस पुल आउट टॉर्क बट बेटर पावर फैक्टर। देखिए क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो मशीन बी होगा उसका डेप्थ ज्यादा होगा, तो वो पुल आउट टॉर्क उसका होगा जो कम होगा, यानी वो उसके जो कंडक्टर होंगे वो बाहर नहीं निकल रहे होंगे। इसके वजह से जो पावर फैक्टर होगा वो भी क्या करेगा? इम्प्रूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो हमका क्वेश्चन है, सॉरी, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। So linear induction motor is used in, लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन। तो लीनियर इंडक्शन मोटर आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? पहला ट्रैक्शन पर्पज, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैकेनिकल वर्कशॉप एंड टेक्सटाइल मिल। तो लीनियर इंडक्शन मोटर आप ट्रैक्शन पर्पज पे यूज करते हो क्योंकि आप चाहोगे कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो लीनियर हो, तो आप उसको यूज करोगे, लीनियर इंडक्शन मोटर को यूज करोगे ट्रैक्शन पर्पज में। और आपको थ्योरी में ये बात बताई गई है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मूव कराता है, लीनियरली उसको मूव कराता है ना। तो ट्रैक्शन पर्पज में, और ऑब्वियसली ट्रैक्शन पर्पज में आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट है इफ यू इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, इफ यू interchange the supply terminal of universal motor, then the router will be, क्या होगा अगर आप यूनिवर्सल मोटर की सप्लाई को इंटरचेंज कर देते हैं? तो जो रोटर होगा वो क्या होगा? वो स्टार्ट नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सेम डायरेक्शन रोटेट करेगा या बर्न आउट हो जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? एक ऐसा मोटर जो एसी और डीसी पे दोनों पे काम करता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एक ऐसा मोटर जो एसी डीसी दोनों पे काम करता है। तो अगर वो मोटर डीसी पे काम कर रहा है, सप्लाई इंटरचेंज कर दी है, तो सोचो एसी में तो बार बार सप्लाई चेंज होती है, एक सेकंड में 50 बार सप्लाई चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो क्या 50 बार डायरेक्शन चेंज होता है तो 50 बार रोटेशन ऑफ योर यूनिवर्सल मोटर विल गोइंग टू बी चेंज? नो नो। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही आप सप्लाई चेंज करोगे, जो जो आपका यूनिवर्सल मोटर होगा वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड कंडीशन इट्स स्पीड इज लेमिनेटेड बाई। तो कह रहा है अगर आपका यूनिवर्सल मोटर है, अगर नो लोड कंडीशन में रोटेट कर रहा है, तो जो आपकी इसकी स्पीड होगी वो किससे लेमिनेटेड होगी? पहला आर्मेचर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, वाइंडिंग एंड फ्रिक्शन एंड द आर्मेचर रिएक्शन। तो ऑब्वियसली आपका नो लोड कंडीशन होगा तो वाइंडिंग एंड फ्रिक्शन, इन दोनों की वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो लेमिनेटेड होगी। फॉर स्टार्टिंग ए Scotch motor, three-phase supply is connected to stator, rotor, commutator, and you none of them, then it is the rotor. I think this motor is not in your syllabus, but okay. This question is given, then you have to know. रोटर से आप कनेक्ट करते हैं इस मोटर के कंडीशन में। नेक्स्ट है लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है? ट्रैक्शन में। तो याद करने का तरीका है, जैसे यूनिट वन में जो भी टॉपिक दिया पहला इंडक्शन जनरेटर, उसका सबसे ज्यादा यूज विंड टरबाइन के कंडीशन में। इन लीनियर इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? ट्रैक्शन में। ये एक दो पॉइंट है जिसको याद आप रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप डायरेक्ट इसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है इन हिस्टैरिसीस मोटर द हिस्टैरिसीस लॉसेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आर। तो हिस्टैरिसीस मोटर है तो हिस्टैरिसीस लॉसेज ऑब्वियसली क्या होगा? स्टैंड स्टिल में मिनिमम होगा, क्योंकि वो हिस्टैरिसीस मोटर ही है, तो इसका पूरा प्रॉपर्टी आपको बताया गया है। रिलक्टेंस मोटर नेक्स्ट देखेंगे। रिलक्टेंस मोटर ऑपरेट्स ऑन, रिलक्टेंस मोटर किस चीज पे ऑपरेट करता है? डीसी सप्लाई पे, एसी पे, बोथ डीसी एसी, नन ऑफ दिस। तो रिलक्टेंस मोटर एसी सप्लाई पे केवल ऑपरेट करता है, डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। प्लीज इसके लिए थ्योरी को प्रीफर करिए जो मैंने आपको दिया है। अगर कोई लोग जो है जो आउटर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी ऑप्शन में के उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप प्लीज आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आप थ्योरी देख के समझ जाएंगे ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26 देखेंगे। व्हेन द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन एंड एसी सीरीज मोटर इंक्रीजेस इट्स स्पीड इज। तो कह रहा है कि व्हेन द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन एन एसी सीरीज मोटर इंक्रीजेस, अगर एसी सीरीज मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्रीज करता है तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस इन द केस ऑफ एसी सीरीज मोटर। ये जो क्वेश्चन है 50 यूनिट का है, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एसी सीरीज मोटर है ना, बिल्कुल कम्यूटेटर मोटर वाले में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देख लीजिए 27 नंबर।
In hysteresis motor, the rotor carries a layer of special magnetic material that must have. So in the case of hysteresis motor, so rotor carries a layer which is special magnetic material, and they have must have high hysteresis loop, है ना. हाई hysteresis loop होगा तभी वो मोटर प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिए कि एफिशिएंसी ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज मोर विच ऑपरेट्स ऑन. यूनिवर्सल मोटर का एफिशिएंसी कब ज्यादा होगा, जब वो डीसी मशीन पे ऑपरेट करे, डीसी मशीन एज ए डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करेगा. देखो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है. यूनिवर्सल मोटर आपको बताया गया पहले से ही कि वो क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है. यानी अगर आप डीसी पे काम करोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होगी. देखो यूनिवर्सल मोटर का मतलब होता है एसी डीसी दोनों पे काम करे. इसका मतलब कोई भी मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा उसको यूनिवर्सल मोटर नहीं कहते हैं. ये बात मैंने आपको बताई है. किसको बोलेंगे यूनिवर्सल मोटर, जब उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों में लगभग सेम हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तभी उसको यूनिवर्सल मोटर कहेंगे. तो अगर इन दोनों में कंपेयर कर रहा है कि अगर एफिशिएंसी किस कंडीशन में ज्यादा आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली डीसी में ज्यादा मिलेगी इन द केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विच हैव द लोएस्ट स्पीड. तो एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड अगर लोएस्ट है तो वो किस तरह से होगी, यूनिवर्सली होगी, हिस्टैरिसीस होगी, रिपल्सन होगी या सैडल पुल होगी. तो सैडल पुल की कंडीशन में क्या होगा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होगी वो बिल्कुल लोएस्ट होगी. 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन हाई स्पीड एप्लीकेशन. तो यूनिवर्सल मोटर जो होगा वो यूज कर सकते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन में ऑन कंपेयर टू सैडल पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर एंड रिपल्सन मोटर, है ना. इन सब में यूनिवर्सल जो मोटर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी. किसमें, ये नहीं कि सबसे ज्यादा होगी, इन चार ऑप्शन में ज्यादा है. ये मत समझिएगा सबसे ज्यादा यूनिवर्सल की स्पीड है. नेक्स्ट देखेंगे, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर इज व्हाट. ये तो 90 डिग्री होती है, आपको बताया गया है, आपको थ्योरी में बताया गया है 90 डिग्री होती है. इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 होगा तभी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. अगर थ्री फेज की वाइंडिंग होगी कितने डिग्री होती है, 120 डिग्री होती है ऑब्वियसली. टू फेज की वाइंडिंग होती है तो 90 डिग्री होती है. तो टू फेज की वाइंडिंग में 90 डिग्री हो जाएगी. ये आप सिंपली समझ गए हैं. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ स्टेपर मोटर एट हायर स्पीड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ. तो स्टेपर मोटर में हायर स्पीड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्रॉलिंग, जॉगिंग, स्लिंग एंड रनिंग. तो स्लिंग है ना, ये क्रॉलिंग जो होता है, ये क्रॉलिंग जो होता है, सॉरी क्रॉलिंग आता है आपके इंडक्शन मशीन में जो क्रॉल करता है, आपने पढ़ा हुआ है. रनिंग और जॉगिंग आप कंफ्यूज करने के लिए इसका ऑप्शन ये होगा स्लिंग. स्लिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आप देखेंगे, दो द इनपुट ऑफ द इनपुट सिग्नल टू अ सर्वो मोटर इज. जो इनपुट होगा सर्वो मोटर का वो क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल होगा, बोथ डिजिटल एनालॉग. तो आप देखोगे कि सर्वो मोटर में बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. क्यों, क्योंकि आपको देखो बताया गया है कि सर्वो मोटर के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रोल सिग्नल भी चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए. इट मींस यूनिट डिजिटल सिग्नल, यूनिट एनालॉग सिग्नल, दोनों सिग्नल चाहिए. आप देखना वहां पे आपको कंट्रोलर लगाया गया जो एनालॉग को सिग्नल कन्वर्ट करता है. आप प्लीज देखेंगे जो आपको थ्योरी बताई गई है सर्वो मोटर की. हिस्टेरेसिस मोटर इज टाइप ऑफ. हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है, एसिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर है, डिसिशन मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. तो हिस्टेरेसिस मोटर जो आपका होता है सिंक्रोनस मोटर के कैटेगरी में आता है ना. इसका ये मतलब क्या हुआ कि किस कैटेगरी में आता है, सिंक्रोनस वाली कैटेगरी, एसिंक्रोनस कैटेगरी, डिसिशन के किस कैटेगरी में आता है. तो जो हिस्टेरेसिस मोटर होता है वो सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट है, इन ए वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर द रोटर इज मेड अप ऑफ. तो वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर में जो आपका रोटर होगा वो किस चीज से मिलकर बना होगा. तो याद करने वाली बात है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा. इसके लिए कोई एक्सप्रेशन हम नहीं दे सकते. किससे मिलकर बना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. नेक्स्ट है, द स्टेपर मोटर इज यूज्ड इन. किस जगह पे यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर में, रोबोटिक्स और क्लॉक में. तो आप देख रहे हो कि चारों ऑप्शन सही है. आप चारों सॉरी ये तीनों ऑप्शन सही है. तीनों जगह आप यूज कर सकते हैं. आप प्रिंट कंप्यूटर के प्रिंटर में भी, रोबोटिक्स में भी और क्लॉक्स में भी, तीनों जगह यूज करिए. 37 नंबर देखिए, द हाइब्रिड स्टेपर मोटर इज डिजाइन टू प्रोवाइड. जो हाइब्रिड स्टेपर मोटर होता है वो क्यों यूज करते हैं ऑन कंपेयर टू अदर वन. तो हाई स्पीड, बेटर एफिशिएंसी, कांस्टेंट स्पीड एंड हाईएस्ट स्टार्टिंग था. तो बेटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो होगी आपकी इंप्रूव हो जाती है ऑन कंपेयर टू हाइब्रिड स्टेपर मोटर. नेक्स्ट आप देखिए, द स्टेटर ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर प्रोड्यूस. तो स्टेटर जो होता है हिस्टेरेसिस मोटर का वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. यही चेंजेस होता है हिस्टेरेसिस मोटर में. इसका स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना. कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. देखिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मोटर रोटेट नहीं करेगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अगर
रैंडम मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, वो वेरिएबल तो होगा लेकिन क्या होगा, रोटेटिंग इन नेचर होगा, है ना, रोटेटिंग इन नेचर होगा तभी रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होगा उसके रोटर में, और रोटर जो होगा उसका रोटेट कर जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, द पर्पज ऑफ यूजिंग सेडेड कॉइल इन ए सेडेड पुल मोटर इज टू। तो क्या इस सेडेड कॉइल यूज करने का क्या पर्पज है सेडेड पुल मोटर में, उसका पर्पज है प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सेडेड कॉइल जो आप यूज करते थे, सेडेड पोल के पास सेडेड कॉइल हम यूज करते थे, एक कॉपर का कंडक्टर लगा देते थे, तो उसका काम क्या था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। नेक्स्ट आप देखेंगे 41 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सिंगल फेज मोटर आर हैज हाईएस्ट इफिशियंसी। तो किस वाले सिंगल फेज मोटर की इफिशियंसी हाईएस्ट होती है, रिपल्सन मोटर, सेडेड पोल मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो इफिशियंसी रिपल्सन मोटर की जो होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। सो एट ए सिंक्रोनस स्पीड द टॉर्क डेवलप्ड बाय हिस्टैरिसीस मोटर इज ड्यू टू। तो सिंक्रोनस स्पीड पे जो टॉर्क डेवलप होगा हिस्टैरिसीस मोटर का, वो क्यों होता है, ड्यू टू द हिस्टैरिसीस लॉसेस ओनली। हिस्टैरिसीस मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से जो होगा तो उसका टॉर्क डेवलप होगा, उसमें टॉर्क डेवलप होता है। 43 नंबर देखिए, इन रिपल्सन इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज टू द, बीच में आपको भरना है क्या होगा, द फुल लोड टॉर्क, यानी यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या होगा, है ना, ये आपका है फिल इन द ब्लैंक टाइप। तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो लेस देन होगी, इक्वल टू होगी, मोर देन होगी, या कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इट इज द मोर देन द फुल लोड टॉर्क, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क देखिए किसी भी मशीन मोटर का आप देखते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो मोर देन आपके फुल लोड टॉर्क होता है, यानी क्यों, क्योंकि उस समय मोटर का टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, लोड टॉर्क, सारे टॉर्क आपके ऐड हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डीसी एक्साइटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। किसमें डीसी एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हिस्टैरिसीस मोटर में, रिलक्टेंस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, या किसी में नहीं। तो रिलक्टेंस मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें डीसी एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 45 नंबर आप देख लेंगे, एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली ए। जो एसी सर्वो मोटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक यूनिवर्सल मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, या टू फेज इंडक्शन मोटर, या थ्री फेज। तो एसी सर्वो मोटर होता है, टू फेज इंडक्शन मोटर होता है, टू फेज 90 डिग्री फेज डिफरेंस, याद रखेंगे आप। फोर टू फेज एसी सर्वो मोटर, द रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर रिस्पेक्टिवली इज आर एन एक्स, है ना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू आर और एक्स दी है, द लेंथ ऑफ डायमीटर रिस्पेक्टिवली एल एंड डी। तो वो आप पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कोई मोटर अच्छी जब होती है जब एक्स बाई आर रेशियो क्या हो, स्मॉल हो, और एल बाई डी रेशियो लार्ज हो। तो आप देखोगे टू फेज जो एसी सर्वो मोटर उसका एक्स बाई आर रेशियो इज गोइंग टू बी स्मॉल एंड एन बाई डी रेशियो इज गोइंग टू बी लार्ज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 के क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग।